हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो एज यू ऑल नो दैट लास्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नाउ ये चैप्टर भी इसकी लेंथ का मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं है, उस हिसाब से वेटेज इज क्वाइट हाई इन योर नीट एग्जाम। आप एक्सपेक्ट करके चलो 2 से 3 क्वेश्चंस, 3 मैक्सिमम है, बाकी 2 क्वेश्चंस तो इससे पूछे ही जाते हैं। एंड द चैप्टर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, द चैप्टर इज क्वाइट ईजी एज वेल। सो नाउ we have completed the chapter and that is why we will be starting with the PYQs. PYQs हम शुरू करने वाले हैं 2021 से 2010 तक के PYQs from the chapter breathing and exchange of gases. Before that, as I am receiving a lots of messages from the kids that they are not able to manage time management properly नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, they have to go for school exams also, फिर ये भी चलता रहता है साथ में classes and then all the subjects you have to manage well. So for that I want to tell you बच्चों that time management is definitely the key for success. और कभी भी जो हमारा वो टिपिकल वाला टाइम टेबल होता है, जैसे कि 5 बजे उठ जाऊंगा, फिर ये करूंगा, इस तरह के जो टाइम टेबल्स बनते हैं वो कभी फॉलो नहीं होते। वी ऑल नो दैट, जिसमें से स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस हम लिखते हैं, दोज टाइम टेबल्स नेवर गेट फॉलोड, वो सिर्फ दीवार पे चिपके रह जाते हैं, तो उनका कोई भी एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता है। सो उस तरह के टाइम टेबल्स, अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स आपको नहीं बनाने हैं कि 6 बजे उठेंगे, देन ये करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, वो कभी भी फॉलो नहीं होने वाले। Please make sure that you make realistic and practical timetables. किस तरह से आपको timetables बनाने? You have to make your timetables in such a way that आप target based timetables बनाओ। किस तरह से target based? जैसे कि आज के दिन आपको क्या क्या करना है, what all you are willing to complete today. आज आपको, आपने मान लो कि बायो के 2 चैप्टर्स, फिजिक्स का 1 चैप्टर, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स, इस तरह से आपने एक टाइम टेबल टारगेट सेट किया है। सो उस टारगेट के अकॉर्डिंग यू हैव टू मैनेज योर टाइम। ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस में बांध दिया, आप अपने टारगेट सेट करो और उस टारगेट को अचीव करने के लिए यू हैव टू वर्क एवरी सिंगल डे। क्योंकि नीट की जो एग्जाम है दैट इज सी, ये हमारा एक बहुत ही लॉन्ग टर्म आपका एफर्ट रहता है, पूरे 2 साल आप इस एग्जाम के लिए दे रहे हो। सो 2 साल में आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रैक्टिकलिटी होना आपके प्लान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे अनरियलिस्टिक प्लान्स बनाओगे सो डेफिनेटली कभी भी फॉलो नहीं होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी करो। आज का जो टारगेट है वो आज कंप्लीट हो गया उसका, सो वेरी गुड, उसको टिक करके आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट डे सुबह उठते से टारगेट्स लिखो एंड देन उस टारगेट्स को अचीव करो। जब आप रोज के टारगेट्स अचीव करना सीख जाओगे ना, तब जाकर लाइफ में यू विल गेट दैट डिसिप्लिन कि आप कोई भी टारगेट अचीव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये भी मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, ऐसे भी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम नीट के एग्जाम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर वी वांट टू चेंज द फील्ड। कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आगे जाकर कुछ भी करो, हु इज़ गोइंग टू स्टॉप यू, यू कैन फॉलो योर पैशन डेफिनेटली। लेकिन अभी जो टारगेट सेट किया है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अभी आपने एक टारगेट जो बनाया है उससे डिस्ट्रैक्ट होना सही नहीं है। यू हैव टू मेक दिस डिसिप्लिन इन योर लाइफ दैट कभी भी कोई टारगेट आपने बनाया तो गिव योर 100% फॉर दिस। तभी आप आगे जाके अगर स्विच भी करते हो फील्ड्स तो यू विल फाइंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन दैट। सो ये कुछ बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, जितने भी बच्चे यहाँ पर मेरी क्लास में हैं दे ऑल आर दैट केपेबल। डिफरेंस कहाँ आ जाता है एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में? द डिफरेंस इज ओनली अबाउट द एफर्ट्स दैट यू मेक। एक एवरेज स्टूडेंट भी डेफिनेटली दे हैव बिकम टॉपर्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। सो एफर्ट्स में बिल्कुल कमी नहीं रखनी आपको। प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक टाइम टेबल्स बनाओ, टारगेट बेस्ड टाइम टेबल्स बनाने, डेली के टारगेट्स अचीव करते चलो, फिर वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स आपके इस तरह से अचीव होने चाहिए। सो डेफिनेटली आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा उसमें प्रॉपर और आपके टारगेट्स भी अचीव होते जाएंगे। अदरवाइज आई नो बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन हो जाती है जब आपके हाथ से सारा सिलेबस फिसलने लगता है, तो आपको ऐसा लगता है एक स्टेज पर आकर कि नाउ व्हाट। सो अभी भी बहुत टाइम है बेटा, यू डोंट हैव टू थिंक कि टाइम हमारे हाथ से निकल रहा है, यू हैव टू थिंक कि अभी भी काफ़ी टाइम है। आज से ही अगर स्टार्ट कर दिया आपने so you will be able to do that। and also
जितना आप लेट हो रहे हैं, तो यू हैव टू देन मेक मोर एंड मोर एफर्ट्स, आपको उतने ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाने हैं, ये बात भी याद रखनी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में स्लो गाड़ी चला रहे हो आपको गियर बढ़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो अदर ऑप्शन। यहाँ पर इस तरह से देयर इज गोइंग टू बी अ बैटल आफ्टर 2 years, यू कांट थिंक लाइक दैट कि अब हम क्या करें, बीच में आकर आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर हार्ड वर्क। ओके, सो दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू टेल, बिकॉज ये बार बार मेरे पास बच्चे मैसेजेस कर रहे थे, दैट इज वाई आई हैड टू टॉक अबाउट दिस टू ऑल ऑफ यू। एंड नाउ एज यू ऑल नो कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे वापस आ जाते हैं। वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर और आज हम PYQs कंप्लीट करने वाले हैं। जो बच्चे कोई भी लेक्चर स्किप किया है किसी ने, सो प्लीज गो एंड वॉच द रिकॉर्डिंग्स फर्स्ट एंड देन कम टू सॉल्व द PYQs। सो नाउ to register your attendance, please quickly give me a thumbs up. Let me see who all are ready for today's very amazing, very important session on breathing and exchange of gases. Quickly send me a thumbs up, bachcho. I want to see who all are here in the class. Yes, I'm doing very good, beta. And I expect the same for all of you. I expect that all of you are very happy, you all are doing great, and you are going to achieve definitely everything that you are willing for. So now without any delay, let's start with today's session. पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 2021 से ही, एंड द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आया। देखो, क्योंकि आप सभी को पता है एम्स तो अब रही नहीं है, सो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है हमारे सामने फ्रॉम नीट ओनली। 2021 का क्वेश्चन है, रीसेंट क्वेश्चन है एकदम, एंड द क्वेश्चन इज अ पर्सन गोज टू हाई ऑल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस ऑल्टीट्यूड सिकनेस सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पैल्पिटेशंस। जो एक बंदा है वो किसी हाई ऑल्टीट्यूड पे गया, उसको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लगी वहाँ पर, तो क्या सिम्टम्स दिखे उसको, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लग गई, हार्ट पैल्पिटेशंस। अगर आप कभी भी गए हैं ऐसे माउंटेनियस रीजन में, सो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि अचानक से कभी आप अगर कश्मीर गए हैं या फिर इफ़ यू आर गोइंग टू साच पास, ऐसी कोई भी जगह पर जब आप जाते हो तो आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लग जाती है, वॉमिटिंग सेंसेशन, नॉजिया, हेडेक, एंड धीरे धीरे कुछ लोग तो फेंट भी हो जाते हैं। So what is the reason behind that? That we have already discussed. So next statement है, due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get enough or sufficient oxygen. ये दो statements हैं. Now you have to select कि दोनों A or R, that means both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A, या फिर both are true but R is not correct explanation, A is true but R is false, then A is false but R is true. These are the statements. You have to select the correct answer for it. And what are the options? You can see assertion or reason आपके सामने दिया. You have to select the correct option from here. And let's see what answers I am receiving for this question. The question is from 2021 only. Absolutely correct. The answers that I am receiving here, they are definitely correct. बिल्कुल correct answers यहाँ पर receive हो रहे हैं. We all know that a person who goes to high altitude experiences altitude sickness with symptoms like breathing में difficulty आती है, heart palpitations होते हैं, nausea और भी बहुत सारी चीज़ें होती है. क्यों होती है? Why does that happen? Because atmospheric pressure at high altitude is low and that's why the body does not get enough oxygen. So statements दोनों ही सही है और जो reason है वो बिल्कुल correct explanation है assertion का. So reason is also correct explanation. That's why A has to be the right answer. Assertion reason दोनों correct है और reason बिल्कुल correct reason है for assertion. So that's why one we have to select as the right answer. Then next question है हमारे सामने, the partial pressure in mmHg of oxygen and CO2 at alveoli. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमने एक टेबल NCERT का देखा था, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिखा था, एक डायग्राम है NCERT में, that is also very important which tells you about the partial pressures at different location of oxygen and CO2. So you have to select the right answer here, that is partial pressure of oxygen 104, CO2 का 40, oxygen का 40, CO2 का 45, partial pressure of oxygen 95, partial pressure of CO2 40, या फिर
159 and 0.3. You have to tell for alveoli per at the site of diffusion what is the partial pressure of O2 and CO2 respectively. And let's see what all you have to answers. बेटा 10 सेकेंड मिलते हैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए. You have to send your answers within that limit only, क्योंकि आपको अपनी स्पीड भी सेट करनी है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम. बायो में सबसे कम टाइम लगाना है so that more time will be there for physics. सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स के लिए आपको सेव करके रखना है. So that's why maintain your pace as well. So as I can see here, all right, very good, absolutely correct. We all know that पार्शियल प्रेशर हमारे एल्वियोलाई पर कैसा होता है. ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई पे इट्स 104 होता है, तभी तो वो डिफ्यूज हो जाता है ना हमारे ब्लड में. और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 40. सो फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है यहाँ पर. देन डायरेक्ट क्वेश्चन था ये. Then coming to next question from 2021 again, and the question is select the favorable conditions required for formation of oxyhemoglobin at alveoli. अब अगर oxyhemoglobin बनना है alveoli पे तो क्या conditions होने चाहिए? This we have studied. PO2 should be high, partial pressure of oxygen ज़्यादा होना चाहिए, partial pressure of carbon dioxide कम होना चाहिए. Then about hydrogen ions and temperature also you have to tell किन conditions के अंदर partial oxyhemoglobin यहाँ पर form होगा. That is the question, and question is quite direct. And as we know the conditions required for formation of oxyhemoglobin अभी हमने discuss कर ही ली है. So let's discuss the answer as well. Let me see what all you have to answer. क्या answers receive हो रहे हैं यहाँ पर. ओके, सो द आंसर्स लाइटनिंग फास्ट स्पीड से बिल्कुल रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है. एंड वी ऑल नो दैट ऑक्सीहीमोग्लोबिन कब फॉर्म होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी लो. अदर देन दैट हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए एंड दे शुड बी लो टेम्परेचर. तो इन कंडीशंस में ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म होगा. और अगर डिसोसिएशन की बात करें ऑक्सीहीमोग्लोबिन के तो इसकी जस्ट अपोजिट अगर कंडीशंस हो गई तो डिसोसिएशन हो जाएगा. मतलब PCO2 अगर हाई है, PO2 कम है, देन हाइड्रोजन आयंस अगर ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाएगा. सो इन दिस मैनर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन इन कंडीशंस में होता है. एंड 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस फ्रॉम द ईयर 2020, 2020 का क्वेश्चन हमारे सामने. एंड द क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन के टाइम पर इनमें से कौन सा इवेंट होता है? दैट यू हैव टू सिलेक्ट. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, या फिर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस. एंड यहाँ पर यू कैन सी 1 2 3 4, 1 2 4 या फिर ओनली 4. व्हाट इज करेक्ट फॉर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है और इंस्पिरेशन क्यों हो पाता? दैट इज द क्वेश्चन. एंड डायरेक्टली दे हैव गिवन यू स्टेटमेंट्स. इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट वी हैड डिस्कस्ड एंड दैट यू हैव टू आंसर राइट हियर नाउ. So let's see what all you have to answer for this question. क्या answers इस question के लिए receive हो रहे हैं? Alright, as I can see here, देखो inspiration and expiration they are very important processes. और इसी में अगर आपको confusion हो रहा है so that is actually not very good sign. कुछ बच्चे अलग अलग आंसर्स भेज रहे हैं. सो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब एक ही आंसर दें यहाँ पर. इफ वी टॉक अबाउट इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है? व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग इंस्पिरेशन? क्यों हो पाता है इंस्पिरेशन हमारा? दैट वी ऑलरेडी हैव स्टडीड. अगर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का बेसिक मैकेनिज्म क्या है दैट वी हैड डिस्कस्ड कि इंस्पिरेशन के टाइम पर क्या बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि बाहर से एयर अंदर आ जाए. ओके, द एयर शुड कम फ्रॉम आउटसाइड टूवर्ड्स इनसाइड. मतलब हमें क्या करना है कि हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसको कम करना है. वी हैव टू रिड्यूस द pressure because you all know that air always travels from high pressure to lower pressure. अगर atmospheric pressure ज्यादा होगा, lungs के अंदर pressure कम होगा, तभी बाहर से air अंदर आएगी. expiration के टाइम पर हम क्या करेंगे? lungs के अंदर pressure इंक्रीज कर देंगे सो दैट एयर कैन बी ट्रेवल्ड आउटवर्ड्स. ये प्रेशर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वॉल्यूम से. अगर वॉल्यूम ज्यादा है
तो प्रेशर कम रहेगा, वॉल्यूम कम है सो प्रेशर ज्यादा रहेगा। सो बेसिकली हम वॉल्यूम को ही चेंज करके करें, यही पूरा मैकेनिज्म है। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, एंड that is why you have to select the correct statement. And now let me see what all you have to answer. Yes, absolutely. अब बहुत सारे बच्चों ने अपने आंसर्स भी चेंज किए हैं। सो एज वी कैन सी हियर, इंस्पिरेशन कब होगा? इंस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होता है क्या? इन दिस मैनर कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का? yes, definitely there is contraction of diaphragm. Then contraction of external intercostal muscles. जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, सो इज देयर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैपनिंग? यस, डेफिनेटली। क्या पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है? अगर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, मतलब लंग्स का अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तब तो प्रेशर बढ़ जाएगा और एयर बाहर चली जाएगी, विच इज नॉट ट्रू। हम तो इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, सो ये गलत हो गया। देन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। क्या हम चाहते हैं कि लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाए? नहीं, हम तो चाहते हैं प्रेशर शुड डिक्रीज सो दैट बाहर से एयर अंदर आ जाए। अगर अंदर प्रेशर कम होगा तभी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल मूव इनसाइड ना। सो दैट इज व्हाई हियर ये भी गलत है। हमारा फोर्थ और थर्ड स्टेटमेंट आर एब्सोल्युटली फॉल्स एंड 1 and 2 आर करेक्ट। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम 1 and 2 दैट मीन्स आंसर ए सिलेक्ट करेंगे। सो जिन बच्चों ने आंसर ए सेंड करा था, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बाद में सेंड किया, बट कोई बात नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज फ्रॉम द ईयर 2020। 2020 का क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के रेफरेंस में आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। और स्टेटमेंट्स क्या क्या लिखे हुए हैं? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. Partial pressure of CO2 can interfere with oxygen binding with hemoglobin. High concentration of hydrogen ion in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था ये. Then low PCO2 in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमने पार्शियल प्रेशर किस तरह से होना चाहिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन कब फॉर्म होगा, ये बात हमने की थी. So I hope you all are remembering that. सभी को ये बात याद है. And yes, as I can see here, mostly the answers that I am receiving are absolutely correct. बिल्कुल correct statements यहाँ पर receive हो रहे हैं. आपको wrong statement हमेशा wrong, करेक्ट, इनकरेक्ट, क्या क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये शब्दों पे हमेशा आपको ज्यादा एम्फेसिस करना है. ये वर्ड्स हमेशा आपको ज्यादा अच्छे से याद रखने हैं. अब अगर आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है तो आपको यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है. ऐसा नहीं कि करेक्ट इनकरेक्ट का आपको ध्यान नहीं रहे. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट दीज आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? बाइंडिंग अगर ऑक्सीजन की होनी है हीमोग्लोबिन के साथ, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से रिलेटेड है क्या ये? यस, दैट्स ट्रू. देन partial pressure of CO2 can interfere of oxygen binding with hemoglobin. Definitely yes. अगर PCO2 कम होगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन जाएगा. So that is true. Then high concentration of hydrogen ions लगता है क्या alveoli में? No. अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन लेस होना चाहिए, टेम्परेचर लेस होना चाहिए, तब ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनेगा. So ये तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बिल्कुल गलत है सी. Then low PCO2 in alveoli favors the formation of oxyhemoglobin. अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में कम होगा, सो यस ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म होता है. सो दैट्स व्हाई सी हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. एंड जितने भी बच्चों ने सी आंसर दिया है यहाँ पर, वेरी गुड, अपने आपको शाबाशी यू हैव टू गिव. नाउ वॉल्यूम्स, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से. सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019 का क्वेश्चन है ये. और क्वेश्चन क्या है? टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट इज 500 ml and 1000 ml respectively. What will be his expiratory capacity if the residual volume is 1200 ml? That is the question. Okay, and the options are in front of us, that is 2700 ml, 1500 ml, 1700 ml या फिर 2200 ml. क्या दिया है आपको कि टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसी एथलीट का दिया हुआ है, that is 500 and 1000. Okay, what you have to tell? You have to tell the expiratory capacity. सबको याद होना चाहिए expiratory capacity क्या होगी if the residual volume is 1200 ml.
यू हैव टू टेल द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। 2019 का क्वेश्चन है ये एंड द ऑप्शंस आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू। और कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना, यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है पता है, क्वेश्चन में कुछ चीज़ अननेसेसरी डाल देता है। दैट मीन्स द एग्जामिनर जस्ट ट्राइज टू कन्फ्यूज यू। आपको कन्फ्यूज करने के लिए कुछ अननेसेसरी शब्द या फिर कोई भी ऐसी अननेसेसरी टर्मिनोलॉजी, अननेसेसरी डेटा हमें क्वेश्चन में मिल जाता है, उसी डेटा को देखकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत आंसर कर देते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड with whatever unnecessary or extra data examiner is giving to you to confuse you. So यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि कंफ्यूज हो जाएंगे ये देखकर कि यहाँ पर अरे ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्यों दिया है 1200 ml। Then just let it be there. You just concentrate on what has been asked here. क्या पूछा है आपसे, यहाँ पर आपसे पूछा है कि 500 ml टाइडल वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1000 ml रिस्पेक्टिवली। सो आपका यहाँ पर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगी, आपको बस ये याद रखना है कि EC इज इक्वल टू योर टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। EC इज इक्वल टू TV प्लस ERV। तो क्या होगा आपका 500 प्लस 1000 दैट इज 1500 ml। ये भले ही यहाँ पर 1200 दिया है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये एग्जामिनर कई बार ऐसा एक्स्ट्रा डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है जिससे कि बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आंसर मार्क कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू डू दिस। आपको ऐसी कोई गुगली फेंके सो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड। ओके, आंसर हमारा बी ही होगा। सो बी हैज टू बी द राइट आंसर। जितने बच्चों ने बी आंसर दिया वो एक्चुअल में दे कुड अंडरस्टैंड और वेरी गुड। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस आल्सो इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट्स मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दैट कॉज वीजिंग ड्यू टू। क्यों होती है वीजिंग? जब एलर्जेंस होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है डिसऑर्डर्स से। सो रिडक्शन इन सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाय न्यूमोसाइट्स, benign growth on mucus lining of nasal cavity, benign growth हो जाती है। inflammation of bronchi and bronchioles हो जाता है, या फिर proliferation of fibrous tissue and damage of alveolar walls। जब allergens आते हैं, ये आपके लिए सबसे बड़ी हिंट है यहाँ पर क्वेश्चन में। 2019 का क्वेश्चन डिसऑर्डर्स वाले टॉपिक से आपके सामने है एंड लेट्स सी कौन बच्चों ने ऑलरेडी इसका सही आंसर यहाँ पर दे रखा है। सो एज आई कैन सी हियर, वेरी गुड, मैनी किड्स, इंस्टेंटली बिल्कुल सही आंसर आ गया है। एब्सोल्युटली करेक्ट। वी ऑल नो दैट यहाँ पर किस डिजीज की बात चल रही है? हियर दे आर टॉकिंग अबाउट एज्मा। एज्मा की बात चल रही है, अस्थमा जिसे हम बोलते हैं कॉमनली, एज्मा की बात चल रही है यहाँ पर। एंड उसमें क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, एयरबोर्न एलर्जेंस या फिर पॉल्यूटेंट्स की वजह से द पर्सन वीजेस, वीजिंग होती है। और वीजिंग क्यों होती है? क्योंकि जो हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स होती हैं उसमें ऐसी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो एयर प्रॉपरली पास नहीं हो पाने की वजह से वीजिंग हैपेंस। सो सी इज द राइट आंसर हियर। दे आर टॉकिंग अबाउट एज्मा। एलर्जेंस वाज द हिंट फॉर यू इन दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का हमारे सामने, और क्वेश्चन इज which of the following options correctly represents the lung conditions in asthma and emphysema respectively? तो अभी हमने asthma की तो डिस्कस कर ही लिया। now emphysema सभी को पता है। what is the causative agent of emphysema? emphysema क्यों होता है? everyone knows, yes, cigarette smoking. cigarette smoking is the reason behind that. cigarette smoking actually is directly related for causing emphysema. बिल्कुल सही बोल रहे हैं सभी। So now if we talk about your emphysema and if asthma and emphysema, क्या होता है? Inflammation of bronchioles, decrease respiratory surface, increase number of bronchioles, increase respiratory surface, increase of respiratory surface, inflammation of bronchioles, या फिर decrease respiratory surface and inflammation of bronchioles. asthma में अभी हमने पढ़ा है क्या होता है asthma के अंदर, there is inflammation of bronchioles, ये होता है हमारे asthma में। एंड एम्फाइसीमा, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से व्हाट हैपेंस इन लंग्स, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई जितने भी बच्चों ने यहाँ पर ए आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर ए आंसर दिया है एंड ए इज डेफिनेटली द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर ए हमारा। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2018। 2018 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और क्वेश्चन है
Match the items given in column 1 with those of column 2 and select the correct option given below. यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं कॉलम 1 टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको वॉल्यूम्स याद है, आप इसका सही आंसर दे सकते हो। 2500, 1100, 500, 1000, these are the options, ranges in front of you, you have to match them. इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन क्या ही देंगे बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, आराम से आपको 4 मार्क्स यू हैव टू गेन फॉर दिस, सभी को इसके लिए 4 मार्क्स मिल जाने चाहिए एंड यू हैव टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल जल्दी से आंसर होना चाहिए इसका, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स सी कि इसमें भी किसी ने गलती की है क्या। ऑलराइट, एज आई कैन सी हियर mostly the answers that I am receiving for this question, yes they are absolutely correct, बिल्कुल सही आंसर्स आप लोग यहाँ पर सेंड कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया। दैट मीन्स यू हैव एक्चुअली स्टडीड, रिवाइज करके आए हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी डिस्कशन जैसा है नहीं हमारे सामने। यू ऑल नो दैट टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम की रेंज सभी को मालूम है 500 to 550 ml। सो यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड के सामने ए, सो ए के सामने थर्ड, वी कैन सी 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है एक्चुअली हमारे सामने। देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट हैपेंस टू बी 25 to 3000 ml। सो 1 के सामने बी देख लेते हैं, किसके सामने लिखा है, यस, सो बी हमारा आंसर रहेगा। देन आगे भी मैच कर लेते हैं, दैट मीन्स एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना होता है, दैट इज 1000 to 1100 ml। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं C, एंड देन आपका रेसिडुअल वॉल्यूम हैपन्स टू बी 1100 to 1200 ml, and that is why here whoever has answered B is absolutely correct। B आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सो डायरेक्ट हम आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन, एंथ्रासिस, सिलिकोसिस, बॉटुलिज्म या फिर एम्फाइसीमा। फिर से हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से सीधा सीधा क्वेश्चन है यहाँ पर, एंड व्हाट आंसर्स यू ऑल हैव टू गिव फॉर दिस। लेट्स हैव अ लुक। 2018 का क्वेश्चन आपके सामने राइट नाउ, इट्स हियर। ओके, सो लेट्स सी। ऑल राइट, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी कोई ऐसे ऑक्यूपेशन में होते हैं जहाँ पे बहुत सारी डस्ट उड़ती है, सिलिका की डस्ट अगर होती है, सो क्या हो जाता है, सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस एक्चुअली हैपेंस, दैट्स एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऐसे वर्कर्स जो कि ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, उन लोगों को सिलिकोसिस हो जाता है। सो दैट इज़ वाई उसको हम ऑक्यूपेशनल हैजर्ड डिसऑर्डर कहते हैं। सो बी इज राइट हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, the alveoli, they do not collapse even after forceful expiration. Why is that so? कि आप forceful expiration कर लेते हो, उसके बाद भी हमारे alveoli पूरी तरह से collapse क्यों नहीं होते हैं? And the options are inspiratory reserve volume, tidal volume, expiratory reserve volume या फिर residual volume. What should be the correct answer for this question? And as you all know कि हमारे alveoli, why are they intact even in the टोटल एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब आप पूरा फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर देते हो तो भी हमारे एल्वियोलाई क्यों नहीं कोलैप्स हो जाता है। सो इसका आंसर आई होप यू ऑल नो क्यों है ऐसा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। Yes, absolutely. So the answers that I'm receiving here, they are definitely right. Here we are talking about residual volume, कि आप कितना भी forcefully expiration कर दो उसके बाद भी कुछ volume of air हमेशा आपके lungs में रह जाता है, जो कि आपके lungs को collapse होने से बचाता है। So that is the reason कि हमारे lungs में हमेशा थोड़ा सा volume is left, that is residual volume. So that is why D is right here. The next question है हमारा from the year 2016, 2016 का question हमारे सामने। And what's the question? The question is, lungs do not collapse between breaths and some air always remains in the lungs which can never be expelled because of. Now again question जो है वो residual volume से है, और क्या पूछा है हमसे यहाँ पर, there is negative pressure in the lungs, there is negative intrapleural pressure pulling at the lung walls, there is a positive intrapleural pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure. What is right
फॉर योर लंग्स डू नॉट कोलैप्स। क्यों नहीं कोलैप्स होता है लंग्स का बिटवीन ब्रीथ्स, और कुछ एयर हमेशा लंग्स के अंदर क्यों रह जाती है, हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो क्यों हमेशा लंग्स में रह जाता है, एंड व्हाई इट कांट बी एक्सपेल्ड। सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर इसके लिए रिसीव हो रहे हैं। क्वेश्चन बेसिकली आपका रेसिडुअल वॉल्यूम के ही बेसिस पर पूछा हुआ है, एंड दिस वी हैड एक्चुअली डिस्कस्ड व्हेन वी वर स्टडीइंग दिस टॉपिक। पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। आप देखो अभी तक कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ लिए गए हैं। ओके, सो नाउ चलिए, बहुत सारे आंसर्स रिसीव हो रहे हैं, मिक्स्ड आंसर्स रिसीव हो रहे हैं इस क्वेश्चन के, दैट्स व्हाई लेट्स डिस्कस इट। सो लंग्स क्यों नहीं कोलैप्स होती है इवन जब उसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं रहती, हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ एयर क्यों बची रह जाती है लंग्स में? बिकॉज देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। इज दैट द रीजन कि लंग्स में नेगेटिव प्रेशर हो जाता है, दैट इज व्हाई? या फिर देयर इज नेगेटिव इंट्रा प्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स। इज दिस ट्रू? ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। देयर इज पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, अगर पॉजिटिव प्रेशर होगा तब तो वो एयर बाहर चली जाएगी। प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर लंग्स में प्रेशर ज्यादा होगा तो फिर से ये एयर तो बाहर चली जाएगी, बट यहाँ पर बात चल रही है कि कुछ एयर क्यों बची रह जाती है। दैट इज बिकॉज जो हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर रहता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर इज नेगेटिव हियर, नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर हमेशा यहाँ पर थोड़ा बना रहता है, एंड दैट पुल्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ लंग्स, ये लंग्स के वॉल्स के अगेंस्ट पुल करके रखता है, एंड दैट इज द रीजन वाई हमारे जो लंग्स हैं वो कोलैप्स नहीं होते हैं और थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एयर हमेशा बचा रह जाता है। सो बी हैपन्स टू बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर हियर। बी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ए में दिया है प्रेशर इन लंग्स इज नेगेटिव, ओके दैट्स एन ओके आंसर, बट अप्रोप्रिएट क्या होगा? बी आंसर इज गोइंग टू बी मोर अप्रोप्रिएट हियर, सो बी वी हैव टू सिलेक्ट। देन अगला क्वेश्चन हमारे सामने 2016 से है, एंड द क्वेश्चन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स इज। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर कैसा होता है ऑक्सीजन का? इक्वल टू दैट इन द ब्लड, मोर देन दैट इन द ब्लड, लेस देन दैट इन द ब्लड, या फिर लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एल्वियोलाई की बात चल रही है। एल्वियोलाई से यू ऑल नो कि द ऑक्सीजन इट हैज टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब उसको ब्लड के साथ ब्लड के अंदर डिफ्यूज होना है, तो उस हिसाब से आपको आंसर बताना है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कैसा होना चाहिए इस कंडीशन में। यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि एल्वियोलाई में, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, एल्वियोलाई में अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तभी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन दैट इन द ब्लड, and that's why B has to be the right answer here। and let's see कितने बच्चों ने यहाँ पर B answer already दे रखा है। so very good, many of you have actually given B answer, क्योंकि ये बात हमने already कुछ टाइम पहले ही डिस्कस की थी। so that's why B is right answer here। then आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 2016 से है, and the question is reduction in pH of blood will। अगर pH हमारे ब्लड का रिड्यूस हो जाता है, because of that what will happen? Decrease the affinity of hemoglobin with oxygen, release bicarbonate ions by the liver, reduce the rate of heartbeat, या फिर reduce the blood supply to the brain। अब देखो क्वेश्चन फिर से डायरेक्ट है, मतलब यहाँ पर घुमा फिरा के आपसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन की ही बात पूछे जा रही है, लेकिन आपसे डायरेक्टली ना पूछते हुए थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा है कि अगर रिडक्शन है पीएच में ब्लड के, सो व्हाट विल हैपन, एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2016 इन फ्रंट ऑफ अस। सो 2016 का क्वेश्चन हमारे सामने, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर हियर। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आंसर इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास रिसीव हो रहे हैं, एंड एज आई कैन सी द क्वेश्चन that I am receiving are definitely correct। बहुत ही बढ़िया, mostly answers यहाँ पर सही ही आए हैं, and we all know that if we are talking about pH, अगर pH में reduction हो जाता है, so उस केस में what is going to happen, what will be happening over there in that particular case? So as I can see here,
अभी और 5 seconds if you want, okay, you can take, but you have to understand the question. कुछ बच्चे कह रहे हैं to wait, so I'm waiting for them and you have to send the answer here quickly. आपसे पूछा जा रहा है कि अगर reduction हो रहा है pH का, please try to connect the thing what they are trying to ask you. बहुत ही easy question है बच्चों, इतना टाइम नहीं लगना है इसमें, आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, but still if you are taking time, so 5 more seconds I had given and the time is over now. So reduction अगर pH में हो रहा है, इसका मतलब क्या है? pH में रिडक्शन कब होगा? pH में रिडक्शन होगा जब आपके हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, और जब हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन हाई होता है बेटा, तो अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन आयंस का कंसेंट्रेशन हाई होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन उस कंडीशन में नहीं फॉर्म हो पाता है. देयर इज डिक्रीज्ड एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन एंड दैट्स व्हाई ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर. ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब फॉर्म होगा? जब आपका हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इज गोइंग टू बी लेस, टेम्परेचर इज गोइंग टू बी लेस, तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा. बट यहाँ पर पीएच डिक्रीज का मतलब है कि हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहे हैं. तो ये तो सीधा क्वेश्चन था ना, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था. थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया, आप तो कंफ्यूज ही हो गए. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2016. 2016 का क्वेश्चन हमारे सामने ये है that you have to name chronic respiratory disorder which is caused by cigarette smoking. अभी हमने डिस्कस किया था सिगरेट स्मोकिंग से क्या हो जाता है, एम्फाइसीमा. C is the right here. एम्फाइसीमा is very important to remember. सिगरेट स्मोकिंग का डायरेक्ट कॉज, सिगरेट स्मोकिंग से डायरेक्टली एम्फाइसीमा is caused. Then asthma may be attributed to, asthma it may be attributed to, 2016 का क्वेश्चन है. Inflammation of trachea, accumulation of fluid in the lungs, bacterial infection of the lungs या फिर allergic reaction of the mast cells in the lungs. And asthma को अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले ही. asthma को किससे कनेक्ट करते हैं हम? whenever we are talking about asthma बेटा, so how you have to relate it? asthma, yes, एलर्जेन से रिलेट करोगे. और यहाँ पर व्हाट यू कैन रिलेट, लाइक यहाँ पर एज्मा को आप क्या कहोगे? इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया होता है क्या? नहीं. ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का इन्फ्लेमेशन होता है. फ्लूइड फिल हो जाता है क्या? नो. निमोनिया में होता है ये तो. बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है क्या? नहीं. एज्मा किसकी वजह से होता है? एलर्जेंस की वजह से. तो एलर्जिक रिएक्शंस ऑफ मास्ट सेल्स इन द लंग्स हैज टू बी द राइट आंसर एंड डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2015 अगेन. और क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंजेस ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड ड्यू टू डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल. फिर से रिपीट किया है क्वेश्चन एंड यू कैन सी, अब आप समझ रहे होंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. लेट्स सी कौन कौन समझ गया ऑलरेडी, हु हैज अंडरस्टूड दिस, किसकी बात चल रही है यहाँ पर. व्हाट आर दे talking about? Yes, absolutely correct. We all know that here they are talking about emphysema. emphysema बहुत बार रिपीट कर चुके हैं. सिगरेट स्मोकिंग से होता है. इसमें क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया कम हो जाता है. So D has to be the right answer here. That is emphysema has to be the correct answer over here. Then 2014 से हमारा क्वेश्चन है and the question in front of us is approximately 70% of CO2 absorbed by the blood will be transported to the lungs. And the options in front of us are as bicarbonate ions in the form of dissolved gas molecules by binding to RBC या फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में. 70% मतलब हाईएस्ट जो हमारा CO2 का परसेंट है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर से. We all know that most of our carbon dioxide, how does that travel? dissolved form में कितना होता है या फिर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कितना होता है? सीधे सीधे हम लोग ये सारी बातें पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं. सो आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम किसी को होनी चाहिए. सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है 2014 ईयर के अंदर. 2014 का क्वेश्चन आपके सामने and the question is quite direct as I can see here. Yes, the answers that I'm receiving they are also correct. We all know that अगर यहाँ पर बात चल रही है 70% CO2 ट्रांसपोर्ट की किस फॉर्म में होता है? बाइकार्बोनेट्स आयंस के फॉर्म में.
70% of your CO2 it gets transported in the form of bicarbonate ions, bicarbonate ions के फॉर्म में. बाकी का जो 20-25% होता है वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रैवल कर लेता है, और बाकी का जो बचा हुआ रहता है वो डिसॉल्व स्टेट में फॉर्म ट्रैवल कर लेता है. सो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट आंसर इज ए ओवर हियर. बाइकार्बोनेट के फॉर्म में इट ट्रैवल्स. देन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने आया है. The figure shows a diagrammatic representation of human respiratory system with the labels A, B, C, D. Select the correct option with the identification and the main function or its character. You can see here A, B, C, D labeled है यहाँ पर. You can see ये A है. This is A over here. Highlight कर रही हूँ, ये A दिया है. Then here they have given B. This is C. And here नीचे यहाँ पर D है. The diagram is in front of you. You have to identify the correct labeling. This is A. This here is B, this is C, and this is D. Okay, so you have to select the correct statement, correct labeling for this answer. And this is actually a direct question, सीधा question है हमारे सामने. And okay, you are not able to see the labelings नहीं दिखाई दे रही है. So all right, no problem. Let me tell you कि यहाँ पर जो A है ट्रैकिया है, सीधा दिख रहा है हमें. Then जो हमारे B है they are actually pleural membrane. C हमारा alveoli है और D है diaphragm. Okay, this is the labeling. Now if we go through it, so C हमारा alveoli है. एक ऑप्शन में दिया है C is alveoli and it is thin walled vascular bag like structure for exchange of gases. क्या ये सही है? यस, डेफिनेटली यही सही है, बिल्कुल. एल्वियोलाई हमारा एक स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन वास्कुलर होता है, और सी में एल्वियोलाई ही लेबल्ड है. सो दैट्स व्हाई ए बिकम्स द राइट आंसर हियर. दिस वाज अ डायरेक्ट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 से. Which one of the following is correct statement, correct for respiration in humans? रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सिगरेट स्मोकिंग से इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होता है. कितनी बार ये एम्फाइसीमा से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हैं, और वी ऑल नो कि ये तो गलत है. सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है जिसमें सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है. देन न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम निमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन दे कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस. क्या ये सही है? या फिर अबाउट 90% ऑफ CO2 इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, या फिर क्या ये सही है? ओके, फर्स्ट तो एब्सोल्युटली गलत ही है. यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम these three. Let me see what all you have to answer. Correct statement बताना है, ठीक है? करेक्ट, सीधा सीधा क्वेश्चन है ये. अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस. Let's see what all you have to answer for this question. The question is from the year 2012. 2012 का क्वेश्चन हमारे सामने. And let's see what all you have to answer for this particular question. All right, correct statement बेटा. You have to select the right statement. Correct statement बताना है आपको. All right. So as I can see, yes, definitely true. बिल्कुल सही बच्चों. मोस्टली जो आंसर्स यहाँ पर रिसीव हुए हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सिगरेट स्मोकिंग से कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, वी नो दिस. न्यूरल सिग्नल्स हमारे न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि पॉन्स रीजन में होता है, इट इंक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. दिस इज रॉन्ग. देन वर्कर्स ग्राइंडिंग इंडस्ट्री में और क्या उनको फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स का? येस, वी हैड सीन सिलिकोसिस हो जाता है, एस्बेस्टोसिस हो जाता है. सो सी इज डेफिनेटली करेक्ट. देन 90% CO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जाता है क्या? नहीं, मोस्टली तो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में जाता है. सो सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर. ऑल रेस्ट ऑफ देम आर रॉन्ग. फिर 2011 का क्वेश्चन हमारे सामने. एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस with regard to breathing by making a conscious effort. ठीक है? One can breathe out air totally without oxygen, या फिर one can breathe out air through eustachian tube by closing both nose and mouth. And what you have to tell the possibility with regard to breathing and making a conscious effort. One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone. सिर्फ diaphragm के थ्रू ही क्या हम breathe in breathe out कर सकते हैं without moving the ribs at all. Then the lungs can be made fully empty by forceful breathing out all the air, forcefully breathing out all the air from them. What you have to tell the correct possibility. Which of the following is a possibility
और स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, अगर कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं, सो इसमें से क्या पॉसिबल है, दैट यू हैव टू सिलेक्ट। एंड एज यू कैन सी, बिल्कुल स्टेटमेंट्स जो पॉसिबल नहीं है वो बहुत ही डायरेक्ट है, दैट मीन्स आप आसानी से समझ सकते हो दैट विच ऑफ दीज इज एक्चुअली नॉट the possibility. So let me see here what all you have to answer for this question, and as I can see, okay, the answers that I am receiving here, बहुत ही कम बच्चे कहाँ गए हैं, सारे के सारे बच्चे पिछले 2-3 क्वेश्चन से most of you have vanished. Where are you all? Quickly come in the class बेटा, you have to understand why are you sitting here. आप यहाँ पर क्यों आ रहे हो, हम PYQs क्यों सॉल्व कर रहे हैं, this should be clear in your mind. अगर ये बात आपके दिमाग में क्लियर है, so definitely you will be not getting distracted. आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि why are you coming here, you all should realize your dream, you all should realize your goal, target क्या है आपका, उस हिसाब से you have to think why are you coming here. Okay, so don't get distracted anywhere. The question is in front of you, and as I can see, the answers that I am receiving here, they are very correct. So हम इसमें से क्या possible है, one can breathe out air totally without oxygen, क्या ऐसा हो सकता है? कोई फिल्टर लगा हुआ है क्या कि जो हमें एयर ब्रीथ आउट करें उसमें बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना जाए? This is not possible. One can breathe out air through eustachian tube by closing both नोज एंड माउथ। अगर हम नोज एंड माउथ को क्लोज कर ले तो क्या हम यूस्टैशियन ट्यूब के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं एयर को? येस, देयर विल बी सर्टन एयर विच कैन बी ब्रीथेड आउट थ्रू इट। सो बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। फिर वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन। क्या हम सिर्फ डायफ्राम को मूव करवा सकते हैं अपनी मर्जी से? इज इट अंडर आवर कंट्रोल? कॉन्शियस एफर्ट पूछा है ना यहाँ पर। इज इट पॉसिबल एट ऑल कि हम रिब्स ना मूव करते हुए इंस्पिरेशन कर ले? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये भी गलत है। देन द लंग्स कैन बी मेड फुली एम्प्टी, ये तो हम कर ही नहीं सकते। एक रेसिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा रह जाएगा लंग्स के अंदर। सो ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो बी इज अ पॉसिबिलिटी विच इज करेक्ट इन फ्रंट ऑफ अस। देन 2011 का एक और क्वेश्चन आपके सामने, and the question is, a large proportion of oxygen remains unused in the human blood even after its uptake by the body tissue. Even after its uptake by the body tissue, this oxygen acts as a reserve during muscular exercise, raises CO2 of blood to 75 mm of Hg, is enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%, या फिर it helps in releasing more oxygen to the epithelial tissue. What should be the correct answer here? क्या पूछा आपसे? एक large proportion होता है ऑक्सीजन का जो कि unused रह जाता है हमारे अंदर even after its uptake by the tissues. तो ये ऑक्सीजन एक्चुअल में क्यों यूज होता है? दैट मीन्स इस ऑक्सीजन का हम क्या करते हैं? दैट यू हैव टू टेल। एंड द क्वेश्चन फ्रॉम 2011 इन फ्रंट ऑफ यू, एंड लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि क्यों ये छोटा सा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में हमेशा रह जाता है, हमारे अंदर क्यों हमेशा ये रहता है, एंड व्हाट वी एक्चुअली डू विद दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के साथ हम क्या करते हैं? दैट यू हैव टू टेल हियर। So let's see what all you have to answer for this particular question. क्या आंसर आ रहा है? And this question again बेटा, question is not difficult at all. Question जो है this is again a direct question कि अगर कोई ऑक्सीजन का अमाउंट हमारे ब्लड में रह जाता है, सो व्हाट वी एक्चुअली डू विद दैट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होता है दैट एक्ट्स एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। जब हम मस्कुलर एक्सरसाइज करते हैं तब हम इसी ऑक्सीजन को यूज अप कर सकते हैं। सो ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर। ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2011, 2011 का क्वेश्चन है। And the question is, bulk of CO2, that is carbon dioxide, released from body tissues into the blood is present as। ये जो बल्क होता है हमारा CO2 का जो हमारे बॉडी टिश्यूज रिलीज करते हैं वो किस तरह से, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। बाइकार्बोनेट इन प्लाज्मा एंड RBC, फ्री CO2 इन प्लाज्मा, 70% कार्बामिनोहीमोग्लोबिन एंड 30% एज बाइकार्बोनेट्स, या फिर कार्बामिनोहीमोग्लोबिन इन RBCs। किस फॉर्म में ये होता है? दैट दे हैव आस्क्ड यू एंड यू हैव टू
आंसर दिस ओवर हियर कि जो बल्क होता है CO2 का वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो लेट्स सी व्हाट ऑल यू हैव टू आंसर. द क्वेश्चन इज फ्रॉम 2011 ओनली और क्वेश्चन आप देखो कनेक्टेड है पिछले एक क्वेश्चन से जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, उसी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है. एंड एज आई कैन सी, okay, so the answers that I am receiving here, all right, are definitely yes, they are true. All right, सो मोस्टली बच्चे यहाँ पर सही ही आंसर भेज रहे हैं. एंड वी ऑल नो कि जो बल्क होता है हमारा CO2 का वो किस फॉर्म में होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स. राइट नाउ वी हैड डिस्कस्ड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है. दैट मीन्स ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर. देन अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2011 से ही है ये क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2011 एंड आपको एल्वियोलाई का डायग्राम दिया है. द गिवन फिगर शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ह्यूमन लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. Select the option which represents labeled parts. यहाँ पर A दिया है, here there is D, this is B and this is C. You can see the labelings in front of you. These are the labelings over here. This is A, then here B, this is D and here they have given C. So this you have to match here. The statements are in front of you. And let's see what should be the correct answer for this A, B or C. You have to identify it and you have to write its correct function as well. Correct labeling है या नहीं ये आपको समझना है and you have to tell its correct function. So let's see what all you have to answer for this question. Alveoli का diagram है आपके सामने and you have to select the right option here. Okay, and as I can see, yes, ऑलरेडी आंसर्स रिसीव हो रहे हैं एंड यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर हम बात करें अगर C की, व्हाट इज C हियर, यू कैन सी ये यहाँ पर C लेबल किया हुआ है. दिस इज एक्चुअली C. Here they have labeled C. Okay, and C के सामने क्या लिखा है, ये आर्टीरियल कैपिलरी है और ये क्या करती है, ये पास करती है ऑक्सीजन टू द टिश्यूज. दिस पासेस ऑक्सीजन टू द टिश्यूज. इज दैट करेक्ट? ये तो एल्वियोलाई है, हाउ कैन इट पास ऑक्सीजन टू द टिश्यूज? तो ये बिल्कुल सही नहीं है. देन आफ्टर दैट ए में दिया है एल्वियोलर कैविटी. ये हमारी एल्वियोलर कैविटी है एंड इट इज द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज. Is that true? Yes, definitely this is true. Alveolar cavity है A और ये main site है exchange of gases की. So B has to be the right answer here. Then D over here capillary wall है, यहाँ पर exchange of oxygen और carbon dioxide it actually takes place here. All right, then B यहाँ पर RBC दिया हुआ है. It transports CO2 mainly. It actually transport oxygen. So ये सारे ही जो हमारे options हैं वो यहाँ पर गलत हो जाते हैं. And then coming to the next question here in front of us, that is from the year 2010. And the question is, listed below are 4 respiratory capacities 1 to 4 and 4 jumbled respiratory volumes of normal human adult. ओके, दिस इज फ्रॉम 2010. यहाँ पर रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज और यहाँ पर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स दिए हैं. यू हैव टू मैच देम प्रॉपरली. रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है हमारे सामने. दिस क्वेश्चन हैज बीन देयर इन फ्रंट ऑफ अस बिफोर एज वेल, है ना. सो अब हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है. वी हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन ओवर हियर. All right, so as I can see here, yes, definitely we all know that ये भी एक डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है and that you have to select the correct option for. and as we all can see here, क्या सही मैच्ड है यहाँ पर, क्या सही मैच हुआ है. सो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या 2500 ml होता है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये तो. देन वाइटल कैपेसिटी, क्या वाइटल कैपेसिटी 35 ml होती है? नो. देन हमारी इफ वी टॉक अबाउट दिस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा is it this, that is 1200 ml? No. Then inspiratory capacity, what is that? That you have to match properly. Which one of the following is correct matching of 2 capacities and volumes? आपको 2 capacities और volumes की correct matching यहाँ पर select करनी है. So if we look at this, so हमारे सबसे पहले तो residual volume को हम देखेंगे. residual volume कितना होता है? residual volume होता है हमारा 1200 ml. So इसके लिए हमारे पास मैचिंग है. रेसिडुअल वॉल्यूम को हम
हम 1200 ml कह सकते हैं. सो आई विल राइट डाउन फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ इट. दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट है वो रेसिडुअल वॉल्यूम है. दैट मीन्स 1200 ml इज द रेसिडुअल वॉल्यूम, और वो हमारे ऑप्शन में दिया है ओवर हियर, यहाँ पर दिया हुआ है हमें. देन अदर देन दैट इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3500 ml है. यस, सो 4 के सामने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी सी ऑप्शन में दिया, सो सी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है. And then the last question in front of us, what is true for RBC in human? They carry 20 to 25% of CO2. They transport 99.5% of oxygen. They transport about 80% of oxygen only, and rest 20% is transported in dissolved state, या फिर they do not carry CO2 at all. Again direct question, हमारे जो RBCs रहते हैं 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, एंड A is actually true here. So A हमारा correct answer है. And here we have actually done and dusted the questions from the chapter breathing and exchange of gases. और यहाँ पर हमने chapter complete करके उसके PYQs भी solve कर लिया है. Now in the next class we will be beginning with a new chapter, and in this way only you have to respond, in this way only you have to participate. So इसी तरह से आपको revision करते रहना है, time manage करते हुए चलना है. So definitely you will be able to achieve your target very soon. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून.